क्लास 12 के पहले सैम्पल पेपर के पार्ट 2 पर हम लोग हैं। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सेक्शन ए के देखा। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे जो कि 20 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा अगेन, ये पार्ट मेरे नए वाले चैनल पे आना था जिसका नाम है GCC NIS क्लासेस और वहाँ 12th लिखा हुआ है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा और नॉर्मल सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो आप सभी बच्चों को इस वीडियो को इस चैनल पे देने का एक और मैसेज है कि जो बच्चे अभी तक उस चैनल पे नहीं गए हैं, आप इस वीडियो के जरिए वहाँ चले जाएं, क्योंकि इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन सॉल्यूशंस या बाकी स्टडी की चीज़ें होंगी वहीं पर होगा। और अभी इससे अक्टूबर एग्ज़ाम आने वाला है, अप्रैल एग्ज़ाम आने वाला है, या ऑन डिमांड है, तो उन सब की तैयारी वहाँ पर अच्छे तरीके से चलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है एक फंक्शन है और वो फंक्शन लिखा है f(x) = e⁻x और हमें यह निकालना है f'(x) यहाँ पर हमें निकालना है। तो आइए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एंड हमारा जो पार्ट यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है कि भैया हमारा एक फंक्शन है f(x) = e⁻x, राइट। अब देखिए हमें निकालना क्या है, f'(x) निकालना है, हमें f'(x) की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आपसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, हम इसको लिखेंगे d/dx ऑफ e⁻x। और मजे की बात है कि e⁻x का जो एक्सपोनेंट का जो भी पावर x होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन भी यही होता है और यही हमारा आंसर रहने वाला है। हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। ऐसे और भी डिफरेंशिएशंस आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे वो sin x हो या अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, या हो सकता है कि कोई और आपको फंक्शंस दे दिया जाए वेरिएबल्स में, पावर्स में, समथिंग करके। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आगे हम बात करना चाहेंगे यहाँ पर अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है। अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है, देखिए द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर ए आर प्रोपोर्शन टू। एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए जब हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं, देखिए हमें ये समझना होगा क्वेश्चन नंबर 12, जैसे मान लो हम 3D पिक्चर बनाते हैं कुछ इस तरीके का। ये हमारा x है, ये हमारा y है और ये मान लो ये हमारा z है। तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे कहेगा, मान लो हम लिखते हैं ax, लेट मी सपोज हम मान लिखते हैं ax लिखते हैं। तो एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या देखना होगा, एंगल। एंगल किसके बीच का एंगल, तो हमें एंगल देखना होगा, मान लो ax के बीच का है। तो देखो ये लाइन ax हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई ये एंगल एक्सिस के साथ में कितना बन रहा है। नहीं आई बात समझ में आपको, इस ऑप्शंस को पढ़िए। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड द एक्सिस। तो ये मैंने एक जनरल दिया है। अब यहां पर मान लो कोई वेक्टर आपको दे दूं, लेट मी सपोज कि ये हमारा वेक्टर ए है, ठीक है। चलो इसको और सिंपल कर देते हैं। हो सकता है कि 3D में आपको दिक्कत हो रहा हो, 2D बना देते हैं आपके लिए। ये x या -x जाएगा, ये y, ठीक है। अब देखो मान लो कि ये हमारा वेक्टर a है, तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर निकालेंगे ना, तो देखो ax का अगर ax का क्या होगा, ये लाइन ax हो गया, तो इसके साथ ये एंगल कितना बन रहा है, आ रही बात समझ में। वैसे ही ये वाला वेक्टर और इस वाले एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, इस एंगल को ही हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के नाम के जानते हैं। तो इसका सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी इज परपेंडिकुलर टू। अब देखिए यहीं पर मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, इसी क्वेश्चन में आपका सोल्व हो जाएगा। मान लो दो वेक्टर हम लोग लेते हैं ए और बी, जैसे भी आप मान के चलिए। चलो फ्रेश ले लेता हूं यार आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, दो वेक्टर हम आपके लिए लेना चाहेंगे। लेट मी सपोज ये हमारा वेक्टर ए है और ये मान लो वेक्टर बी है, ठीक है। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तो ऐसे करके हम लोग रखेंगे वेक्टर ए पे और ऐसे कर्ल करेंगे। तो जो ये हमारे अंगूठे का डायरेक्शन होगा, ये हमारा एक इनका प्रोडक्ट होगा। तो अब देखो अगर इस मार्कर को, इस प्रोडक्ट को यहाँ इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं,
तो ये वाला इस पर भी 90 डिग्री बना रहा है और ये वाला इस पर भी 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि हमारे आंसर में यहाँ हो जाएगा द वेक्टर ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू, वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है, तो सही जवाब होगा बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलिए आगे बात करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा 3D को लेकर है। अब 3D में क्या है कि 3 कोऑर्डिनेट्स आपको यहां पर दिए गए हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जैसे मान लो यहां पर 1 2 3 दिया है, एक पॉइंट 4 5 6 दिया है इस तरीके से। तो मान लो एक पॉइंट हमारा है, क्वेश्चन नंबर 14 ले लेते हैं, एक पॉइंट ए है हमारा और एक पॉइंट बी है हमारा। फटाफट सॉल्व करेंगे, बहुत समय नहीं होता एग्जाम में। x1 y1 z1, ठीक है, x2 y2 z2। तो यहां पर दे रखा है 1 2 3, यहां दे रखा है 4 5 और 6। सो बेसिकली आपसे यहां पूछा जा रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस रहने वाला है। तो क्लास 10th में आप पढ़ते थे 2D में, अभी है 3D। तो इसका हो जाएगा सिंपल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो जी x1 यहाँ पर कितना है 1, अभी आपके सामने हम सोल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, आप देखो आपका अच्छा y1 देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, x2 में से x1 घटाओ चाहे y2 में से y1 घटाओ, स्क्वायर होके उतना ही जाना है। हो सकता है यहाँ पर अगर y2 y1 लिखा है तो आप यहाँ x2 x1 कर लेना, चलो ठीक है। आपके लिए हम ये इस तरह से करते हैं कंफ्यूजन ना हो, x1 x2 करो चाहे जो करो, कोई असर ही नहीं पड़ता इसमें। चलो आपके लिए कर देते हैं 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर और 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो जी हमारा आंसर कितना आ गया, ये आ गया 3 का स्क्वायर, ये भी आ गया 3 का स्क्वायर और ये भी आ गया 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस करके वही आना है। तो बेसिकली हमारे पास आ गया 9 9 9, डैट मीन हमारे पास आ गया √27। ठीक है, हमारे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से ये वाला मैच कर रहा है और ये हमारा सही जवाब है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 15 में बेसिकली आपको यहाँ पर ना कुछ चीज़ें दिया है, हालांकि बहुत छोटा करने पर ना ये बहुत छोटा हो जा रहा है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए दो यहाँ पर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग के हिसाब से दे दिया गया है, जो यहाँ पर पहले नोट कर लेना चाहेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15 प्रॉब्लम, और ये दिया है x प्लस 2y लेस देन 10, ठीक है, मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारा, और दूसरा दिया है y ग्रेटर इक्वल 0, दिस इज द इक्वेशन 2, राइट। अब यहाँ पर हमसे कुछ ऑप्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं। क्या ऑप्शन पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है यहाँ पे कि भाई ये वाली जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, इसका जो कॉन्स्ट्रेंट होगा ना, वो कॉन्स्ट्रेंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, जैसे फर्स्ट वाले में आएगा, सेकंड वाले में आएगा, थर्ड वाले में आएगा या फोर्थ वाले में आएगा। अगर हम इन क्वाड्रेंट को बनाते भी हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये x हो गया, ये y हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया है ना, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। जी बेसिकली हम देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो हमारा कांस्टेंट होने वाला है वो y 0 के इक्वल या उससे ऊपर जाना चाहिए, यानी कि ये जो y का लाइन है यहाँ पे, इस वाले से हमेशा इसी वाले लाइन पे काम होगा। सेकेंड थिंग, अगर x प्लस 2y लेस देन 10 है, अगर मैं एक पल के लिए इसको इस तरीके से मान लूँ कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 मान लूँ, लेट बी सपोज मान लेते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस 2y, और अलग अलग वैल्यूज हम लोग यहाँ पर अगर हम दे दें कुछ इस तरीके से मान लो यहाँ पर हम लोग x लिखते हैं या y लिखते हैं, 2-3 डाटा हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। अब मान के चलो x की वैल्यू यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो 0 रखने पर क्या होगा, y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x आ जाएगा 10। उसी तरीके से y की वैल्यू अगर 1 रखेंगे, 2 × 1 2, 10 में से 2 गया आपका तो 8, ये 8 आ गया। अगर y की वैल्यू यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, 2 2 जा 4, अगर 10 में से 4 गया तो यहाँ बचा 6। तो एक बात हमें इतनी बात समझ में आ रही है कि इस डाटा में जो x की जितनी वैल्यू जा रही है वो सारा पॉजिटिव डाटा आ रहा है। अब इसमें से
एक हम फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेंगे कि चलिए इसका इक्वेशन हम बनाते हैं यहाँ पे। तो कुछ कैसा बन सकता है, जैसे 0 और 10, तो मान लो ये 0 है और x 10 है, तो मान लो हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं 10 होगा, तो ये वाला हो गया। उसी तरीके से अगर बाई हमारा 1 है, ये मान लो 1 है, तो ये हमारा 8 जा रहा है, तो मान लो यहाँ पर आ गया, थोड़ा बैक हो गया, है ना। उसी तरीके से अगर और हम लेकर आ जाएं कि हमारा जो डाटा है, जैसे कि मान लो बाई 2 हो गया, बाई यहाँ पर 2 हो गया, और हमारा जो x है वो 6 हो गया, और यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये ना हमारे कुछ पॉइंट बनते जा रहे हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट मिलते चल जाएंगे, इसका पॉइंट इसका है इस तरीके से। तो ये लाइन ड्रॉ हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। अब इस लाइन में देखिए साफ साफ कहा गया है कि बाई ग्रेटर इक्वल 0, तो नीचे का तो हम देखेंगे नहीं, तो यानी कि जो हमारे पास आ रहा है ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फिजिबल आ रहा है। सो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। आई होप आप इसको समझे होंगे और आप भी ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं रैपिडली क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, आपकी भी हैबिट होनी चाहिए। अगर एमसीक्यू क्वेश्चंस में ही बहुत ज़्यादा समय ले लेंगे तो हमारे लिए बाकी क्वेश्चंस बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। रीजन कारण ये है, इसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, आपको सोल्व ही नहीं करना है, खाली जैसे भी आंसर निकालिए और वहाँ पर एमसीक्यू को फिलअप कीजिए, यानी कि जो आपका कॉपी होता है ना OMR सीट, उसको फिल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक स्टेटमेंट, लॉजिकल स्टेटमेंट क्वेश्चन है। P Q एक कैसे ट्रू जाएगा इसके ऊपर है, और इसमें दिखा है बोथ P एंड Q आर ट्रू, P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। जो भी रहेगा ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, और मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब कमेंट में हमें देते हैं, तो हमें लगेगा कि वाकई में आप सिंसियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस मैं कराता हूँ, ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस है और इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको ये समझना होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम, और क्या हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शंस कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज। अब देखिए कोसाइंस एक्चुअली क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बहुत लोगों ने पढ़ा होगा और इसका सही जवाब 1 होगा, बट मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एक्चुअली एल जो होता है वो एक कोसाइन होता है आपका एक्स एक्सिस का, एम जो आपका होता है वो बाई का होता है, और एन होता है जेड का। अब ऑब्वियसली आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो आपका एक आंसर आएगा वो 1 ही आने वाला, क्योंकि इन सब का डिवीजन भी वही जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर 1 होगा, बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करना चाहेंगे। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी व्हेन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये एक डॉट प्रोडक्ट है और इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको इस तरीके से समझें कि एक्चुअली में फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी एंड देन कॉस थीटा। What is the theta? Theta is the angle between the two vectors. Let me suppose ये हमारा वेक्टर A है और ये हमारा वेक्टर B है, इसके बीच में हमारा एंगल क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज द एंगल, और इसी के बिहाफ पे cos थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब मजे की बात ये है कि यहाँ पर ये बोल रहा है वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। अब इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब इसकी वैल्यू 0 आएगी, और इसकी वैल्यू 0 कब आएगी, जब यहाँ थीटा हम लोग 90 डिग्री लेंगे। इसके पीछे कारण क्या है कि cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। जितने बच्चों को ये याद होगा तो देखिए 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, तो इस बात को समझिएगा। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि अगर यहाँ पर 1 होता तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी होती। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही आसान है। द सॉल्यूशन टू द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 6। इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसके दो तरीके हैं, क्योंकि हम इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। रीजन हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। देखिए अगर मान के चलिए हमारे पास एक वेरिएबल होता, हम सोल्व कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में अगर 2 वेरिएबल्स है, उन दोनों वेरिएबल्स के हमें आंसर चाहिए तो हमें 2 इक्वेशंस मालूम होना चाहिए। उसी तरीके से अगर मान के चलिए हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल के लिए 4 इक्वेशन चाहिए। क्लास 10th में 2 वेरिएबल्स तक हमने सीखा है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि एक ही इक्वेशन दे रखा है, तो हम इन सारे ऑप्शंस में से एक एक करके चेक करेंगे, जो फिट बैठ जाएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब हमें यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 2x + 3y इज इक्वल टू 6। अब पहला चेक कर लेते हैं। पहला देखो, इसको अगर हम 0 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और y की वैल्यू अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं तो प्लस कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6, दिस इज इक्वल टू 6।
यानी पहला वाला बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि अगर आप x 0 कर दें और बाई 2 कर दें तो जो LHS है हमारा, ये LHS है वो RHS के बिल्कुल बराबर जा रहा है, तो पहला वाला ठीक है। दूसरा वाला अगर हम देखें कि मान के चलो कि x की वैल्यू यहाँ पर हम 3 कर देते हैं और बाई की 0 कर देते हैं, इसको 3 करने से ये 6 हो जाएगा और प्लस इसको 0 करने से ये भी 0 हो जाएगा, तब भी हमारा 6 आ रहा है। यानी कि हम ये देख रहे हैं ये भी हमारे लिए फिट बैठ रहा है। उसी तरीके से अगर हम आगे देखते हैं x इज इक्वल टू 1 एंड बाई इज इक्वल टू 1, तो आप देख लीजिए x की वैल्यू 1 ले लीजिए, तभी 2 और ये भी 3, ठीक है 1 1 ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 5 आ रहा है जो कि 6 के बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा। एंड इन लिखा नॉन ऑफ द एबव, यहाँ लिखा इनमें से कोई नहीं लिखा, बट इसका ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है। फिर तो इनमें से इनको एक सही देना चाहिए था, अब या तो ए और बी दोनों हो रहा है फिर, ठीक है। तो बस ये एक सिंपल तरीका है, मे बी यहाँ पर कुछ एरर हो सकता है इनके ऑप्शंस को लेकर। बाकी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो कोई एक ही आपका सही होगा जिनमें आप एक्स और वाई को यहाँ फिल करेंगे और बाकी LHS RHS को बराबर कर लेंगे, और इसका कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। यहाँ पर एक आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी कथन है सभी पक्षी उड़ सकते हैं, तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है। अगर हम बोलते हैं नो बर्ड कैन फ्लाई, कोई पक्षी नहीं उड़ सकता है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं कि दुनिया में कोई पक्षी ना उड़े, क्योंकि ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल सेंटेंस है ना कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी पक्षी उड़ सकते, पक्षी ये तो उड़ेगा, ठीक है। सम बर्ड्स कैन फ्लाई, सम बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, हाँ ये हो सकता है कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। ऑल वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, ये भी हम नहीं कर सकते हैं। सम वर्ड्स कैन फ्लाई, कुछ पक्षी उड़ सकते हैं, ये भी नेगेशन में नहीं जाएगा। तो इसका सही जवाब बी होगा, सम वर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। और इसी के साथ आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अगला हम सेक्शन बी की ओर आएंगे, जहां से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। आई अगेन रिपीट यू कि आप इस चीज को अगले चैनल पे जाइए और अगले चैनल पे जाके वहां सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको यहां पर इसके बाकी के सॉल्यूशंस का मिल पाए। इसी के साथ इसको यहीं पर ओवर करेंगे, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में नए वाले चैनल पे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।